बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हम चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीट बाय पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस से क्या मुराद है, पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? तो हमारे पास ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों। पैरेलल से मुराद ये है कि सेम डायरेक्शन हो उनकी, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, उनकी सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शंस भी हो सकती है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे अप्लाई हो रही हो, तो हम पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं। फोर्सेस दैट एक्ट इन दी सेम और अपोजिट डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं कि ये 5 फोर्सेस बनाई गई हैं, एरो की मदद से इनको शो किया गया है, डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि एक बैग के अंदर काफ़ी सारे अगर एप्पल्स मौजूद हो हमारे पास, तो उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हर एप्पल का वेट डाउनवर्ड होगा, तो वो जो एप्पल्स के वेट्स की फोर्सेस होंगी वो पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। हमने लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान डिफरेंस बताना है। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान क्या डिफरेंस है कि सबसे पहले लाइक पैरेलल फोर्सेस को हम देखते हैं। वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी डायरेक्शंस भी सेम होती है, उनको लाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम दिया जाता है। और वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, उनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। दोनों में पैरेलल वर्ड तो आया है, इसका मतलब है दोनों फोर्सेस पैरेलल होंगी। लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक का मतलब सेम और अनलाइक का मतलब डिफरेंट, तो यहां पर सेम डायरेक्शन होगी और यहां पे डिफरेंट डायरेक्शन होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, रिजल्टेंट फोर्स विल बी आर इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी कि अगर हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो इसमें दोनों फोर्सेस को सिंपली ऐड करेंगे, F1 प्लस F2 आएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो R इक्वल टू F1 माइनस F2 आएगा। तीसरा पॉइंट एग्जांपल बताई गई है कि वेट ऑफ एप्पल्स इन ए बैग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल फोर्सेस। एक बैग के अंदर काफी सारे एप्पल्स मौजूद हैं, तो उनका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो वो तमाम फोर्सेस आपस में पैरेलल होंगी। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल क्या है कि एक बॉक्स हैंग किया गया है एक स्ट्रिंग के साथ, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है जबकि टेंशन उस स्ट्रिंग में अपवर्ड होगी, तो वो वेट और टेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हैं तो पैरेलल लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, वो उनकी डायरेक्शन अपोजिट है इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल फॉर रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस। हेड टू टेल रूल बताना है 2 फोर्सेस की रिजल्टेंट के लिए। तो हमारे पास हेड टू टेल रूल कैसे होता है कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस गिवन हो उनको एक स्केल के मुताबिक ड्रॉ कर दिया जाता है। स्केल के मुताबिक ड्रॉ करने के बाद उनको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर देते हैं। आप कैसे ऐड करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूं कि सबसे पहले आप सूटेबल स्केल बनाएंगे, उस स्केल के मुताबिक जो फर्स्ट वेक्टर है उसको हम उस स्केल के मुताबिक ड्रॉ कर देंगे। सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे, सेकंड वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे, डायरेक्शन वही रहेगी। और उसके बाद यहां पर 2 वेक्टर्स गिवन थे तो इसीलिए 2 ड्रॉ किए। अगर ज्यादा वेक्टर्स गिवन हो, ज्यादा फोर्सेस गिवन हो, तो हम उनके लिए ज्यादा वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं और एंड पे रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना होता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करके इस लाइन का जो एरो है वो लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ बना देते हैं, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब इसको यहां पर भी लिखा हुआ है कि हेड टू टेल रूल द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ 2 फोर्सेस आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल इन सच अ वे दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जॉइन द टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर या सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करने के बाद सेकंड वेक्टर ऐसे बनाया कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर रही है। रिजल्टेंट फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाया जाता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया, मेकिंग एन एरो हेड टूवर्ड्स द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। एरो हेड सेकंड वेक्टर की तरफ बनाते हैं
जो कि उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन शो कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फार्मूला फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फोर्स के क्या होते हैं, उनके लिए फार्मूला हमने लिखना है। तो हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली किसी भी बॉडी के ऊपर जो मोमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं उसके मुताबिक जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स होते हैं वो अगर इक्वल आ जाएं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स पे, तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सेटिस्फाई हो जाता है। कब होगा कि जब क्लॉकवाइज मोमेंट, किसी भी बॉडी के ऊपर जो मोमेंट अप्लाई हो रहे हैं वो क्लॉकवाइज मोमेंट, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट अप्लाई हो रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई होने वाले मोमेंट्स के इक्वल आ जाएं, तो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का नाम देते हैं। जब कोई सिस्टम स्टेबल होता है या बैलेंस होता है तो उसको कहा जाता है कि वो इक्विलिब्रियम में है। और वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसके ऊपर तमाम फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो कैंसल आउट कर दें एक दूसरे को। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि मोमेंट्स जो अप्लाई हो रहे थे, क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, जब इक्वल आ गया तो वो बॉडी क्या होगा, उस पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई हो रहा है और वो बॉडी बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, आपके पास कोई भी बॉडी हो, उस बॉडी का होल वेट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा उसको हम किस चीज का नाम देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास कोई सर्कल हो तो सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके सेंटर पे होता है, यानी कि दूसरे लफ्जों में वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? तो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट होता है जहां पर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं वो सिस्टम को मूव करवाती हैं। व्हेन एन अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो भी एक या एक से ज्यादा जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं वो सिस्टम को मूव करवाती हैं विदाउट रोटेशन। रोटेशन से मुराद अबाउट इट्स एक्सिस। तो एक्सिस में मूव करवाए बगैर उस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव करवाएं तो उसको हम उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास का नाम देते हैं। इट इज द एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। यह हमारे पास क्या होता है, एवरेज पोजीशन होती है किसी भी सिस्टम के तमाम पार्ट्स की, वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज। उनके मैसेज के मुताबिक, उनके मैसेज की मदद से जो वेट आएगा उसकी मदद से क्या होता है, एवरेज पोजीशन होती है उस सिस्टम के तमाम पार्ट्स की। फॉर सिंपल रिजिड ऑब्जेक्ट्स विद यूनिफॉर्म डेंसिटी द सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट द सेंटर्स। कि रिजिड ऑब्जेक्ट्स के लिए, रिजिड ऑब्जेक्ट्स सख्त ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए जिनकी यूनिफॉर्म डेंसिटी हो उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द टर्म कपल विद एन एग्जांपल। कपल डिफाइन करना है कि कपल क्या होता है। कपल बेसिकली उस वक्त फॉर्म होता है जब टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन सेम लाइन में वो अप्लाई ना हो रही हो, तो उस वक्त कपल प्रोड्यूस होता है। और कपल की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि हमारे पास जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसके एक तरफ हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ दूसरी फोर्स अप्लाई करते हैं और उन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। तो इन फोर्सेस की वजह से उस स्टीयरिंग व्हील में कपल प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टीयरिंग व्हील रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट द टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस इक्विलिब्रियम की बतानी है, दो कंडीशंस इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक किसी भी बॉडी को हम उस वक्त इक्विलिब्रियम में कहेंगे जब उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका सम जीरो के इक्वल हो। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका सम अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, समेशन एफ इक्वल टू 0।
इसी तरह जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके मुताबिक किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी टॉर्क सप्लाई हो रहे हैं उन तमाम टॉर्क्स का सम इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और इसकी इक्वेशन समेशन टॉ इक्वल टू 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके नाम जस्ट बताने हैं। तो 3 स्टेट्स होती हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंशिएट बिटवीन अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और हमारे पास यहाँ पर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपने लिखना है, ये हेडिंग टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी को थोड़ा सा हिलाकर छोड़ा जाए तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आती। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब एक बॉडी को थोड़ा सा हिलाकर छोड़ा जाए तो वो बॉडी एक न्यू पोजीशन में चली जाती है। होता दोनों में सेम है, इसमें भी न्यू पोजीशन में चली जाती है और इसमें भी न्यू पोजीशन में चली जाती है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम दूसरा पॉइंट अगर देखें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसकी पोजीशन लो हो जाती है। उसकी पोजीशन पहले टिल्ट करने से पहले, थोड़ा सा हिलाने से पहले जो इसकी ग्रेविटी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो हाई था, और जब वो न्यू पोजीशन में आएगा तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगा। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेम पॉइंट पे रहता है, वो अपनी हाइट चेंज नहीं करता। अब तीसरा हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि पेंसिल स्टैंडिंग इन ए वर्टिकल पोजीशन। एक पेंसिल अगर वर्टिकल पोजीशन में स्टैंड कर रही है, उसको हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी। नीचे गिरेगी तो पहले उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई था और दोबारा वो डाउन आ जाएगा। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल क्या है? बॉल लाइंग ऑन द फ्लोर। जो फ्लोर के ऊपर बॉल लाई कर रही है, अगर हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, वो आगे एक न्यू पोजीशन में चली जाएगी लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पे रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन व्हाई अ व्हीकल इज हैवी एट द बॉटम एंड इट्स हाइट इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। कि कोई भी व्हीकल हैवी क्यों रखी जाती है, उसका निचला हिस्सा भारी क्यों रखा जाता है और उसकी जो हाइट है वो कम से कम क्यों रखी जाती है। तो बेसिकली जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उनका बॉटम हम काफ़ी जो बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनका वेट जो है वो बॉटम पे ज़्यादा हो, यानी कि वो बॉटम से हैवी हो। और इसके साथ साथ दूसरा काम क्या रखा जाता है कि उनकी हाइट कम रखी जाती है। इन दोनों के पीछे रीज़न क्या है? ताकि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो रहे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होने का फ़ायदा ये होगा कि उसकी वजह से वो गाड़ी स्टेबल रहेगी। इवन के स्पीड में अगर वो कार मूव भी करती है, टर्न भी लेती है, तो उसके उलटने का खतरा कम होता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा तो टर्न लेते वक्त गाड़ी उलट सकती है। तो यहाँ पर ये कार आप देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, तो इसकी कोशिश की जाती है कि जितना डाउन कम से कम डाउन इसकी हाइट कम रख सकें वो रखें ताकि ये गाड़ी स्टेबल रहे। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या इसके अलावा ऑनलाइन ट्यूशन या होम ट्यूशन पढ़ने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।